सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को ख़रीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर इन्वेस्ट करें, उस कार से उम्मीदें लगाएं, तो आप घर पे बैठ के ये ना बोले कि हाय रब्बा ये मैंने क्या कर दिया, काश इस कार के बारे में मुझे पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले सामने खड़ी दी वोक्सवैगन वर्टस का। इस कार के सारे फीचर्स अनलॉक्ड हैं। इस कार के अंदर एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन भी हो रखी है जिसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं और बिना वारंटी वॉइड किए। ऑल ओवर ये कार लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं डॉक्टर साहिल का। हेलो मेरे भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गाड़ी से पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम साहिल है और मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूँ। फिलहाल मैं एक एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के रोल पे काम कर रहा हूँ सोनीपत में। तो सर पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है कि जब इतनी सारी गाड़ियाँ मार्केट में होती हैं, आजकल एसयूवीज का दौर है, सेल्टोस एक से एक फीचर देती है, अदर देन दैट स्लाविया भी है, सब कार्स को त्यागते हुए वर्टस की प्रेफरेंस रखना क्यों रहा, कैसे रहा, पहले ये जानना है। एक्चुअली ऐसा है कि कभी मुझे एज सच एसयूवीज की तरफ कोई इंक्लिनेशन था नहीं। मुझे एक कार चाहिए थी जो चलाने में बढ़िया हो। ओके। तो मुझे हमेशा से कार्स का शौक रहा है। 8th-9th क्लास से ही मैं कार चला रहा हूँ। ठीक है। और वो मतलब वैसा ही शौक आज तक है। आज भी ऐसे होता है, मूड ख़राब होता है तो बाहर कार लेके निकल जाता हूँ मैं और एंजॉय करता हूँ मैं ड्राइविंग बहुत। तो जब मुझे अपनी पहली कार लेनी थी तो मैं सोच रहा था कोई ऐसी कार लूँ जो चलाने में बहुत अच्छी हो। तो मेन क्राइटेरिया ये था। तो वोक्सवैगन की तरफ मेरा काफ़ी मूड था। इसके लॉन्च होने से पहले ही मतलब मैं इसकी फ़ोटोज़ जो रेंडर्स आए थे इंस्टाग्राम पे वो मैं देख रहा था, फॉलो कर रहा था, इमेजिन कर रहा था इस पे क्या अलॉयज़ लग सकते हैं। अच्छा। इसका सस्पेंशन लो किया जा सकता है या जो भी। तब इतनी नॉलेज नहीं थी, बट हाँ एक शौक था। फाइनली वर्टस पे ही मन आया कि ठीक है यार वर्टस ही लेते हैं। फिर इवेंचुअली बस मेरे भाई ने और फादर ने वर्टस ड्राइव करके देखी, उन्हें भी बहुत अच्छी लगी, तो डिसीजन फाइनल हो गया। नहीं, बढ़िया डिसीजन लिया आपने। आप देख सकते हो कि ये इसका GT स्पोर्ट प्लस वेरिएंट है। ये इसका GT वेरिएंट है। तब तक GT स्पोर्ट वगैरह ये वेरिएंट्स आए ही नहीं थे। ओके। ये बैजिंग जो है मेरी कार लेने के जस्ट 2-3 महीने बाद आए हैं। ये एग्जैक्टली कितने का ऑन रोड? ये टॉप मॉडल है GT 1.5 GT। ये मुझे एग्जैक्टली 20 लाख का पड़ा था ऑन रोड। ठीक। मुझे एक्चुअली डिस्काउंट बहुत अच्छा मिला था। 1.4 लाख का मुझे डिस्काउंट मिला था उस टाइम मौके पे। वो दिसंबर डिस्काउंट था या बस? नहीं, वो अगस्त में कार ली थी मैंने। एक्चुअली हर जगह प्राइस 21,38,000 के अराउंड था। तो आज भी लोग 21 लाख या उससे थोड़ा कम इतनी रेट पे ही ले रहे हैं। मुझे भी वही प्राइस ऑफर हुआ था। पर मैंने क्या किया, चंडीगढ़ से लेकर गुड़गांव तक जितनी भी एजेंसीज है सब में कॉल किया, जिसने मुझे बेस्ट डिस्काउंट ऑफर किया वहां से जाके मैंने अगले दिन कार ले ली। मतलब ये एक इन्फॉर्म्ड बायर की पहचान होती है कि वो क्रॉस चेक कर लेता है कोटेशंस को। और बैठे बैठे उसी में 50-60 हजार का फर्क आ जाता है। मैंने आपको क्यों रोका, क्यों आपको रीच किया, सबको बता देता हूँ। इस कार के अंदर एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है। अगर मैं इस कार की वो करके दिखाऊं आपको, नॉइस कैंसिलेशन माइक का बंद करके दिखाऊं, आप एक बार रैप करेंगे? मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑफ करता हूं माइक का और सबको दिखाता हूं कि वाई। आप रैप किए सर। ये कार की प्रेफरेंस मैंने इसलिए रखी रिव्यू के लिए कि एक तो चल काफ़ी चुकी है। कितनी चल चुकी है सर? ये ऑलमोस्ट 30,000 एग्जैक्टली। हाँ 36,000। 36। माय बैड। और इसमें क्लास मॉडिफिकेशन हुई है इस एग्जॉस्ट की। मतलब डर लगता है जर्मन गाड़ियों को लेने से ही, फिर उसके बाद उनमें छेड़छाड़ भी करवाना, वो उससे भी बड़ा टास्क है। ये एग्जॉस्ट एग्जैक्टली कौन सा है, कब चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, कितने रुपए का चेंज हुआ, पहले ही जानना है। क्योंकि वोक्सवैगन के रिव्यूज हम काफ़ी दे चुके हैं वर्टस के, बट कुछ ऐसा रिव्यू जानना आज। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी कार को छिड़वा रहे हो तो कोई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपको बस इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो तो इट्स फाइन। तो इसमें लेने से पहले ही मैंने सोच रखा था कि मैं जो भी मॉड्स करूंगा वो सिर्फ परफॉर्मेंस मॉड्स होने वाले हैं। Okay. मुझे कुछ भी
एस्थेटिकली ये छपरी वाला सीन कुछ भी नहीं करना है। मुझे ऊट पटांग लाइट्स, बेकार हल्के पीवीसी पैनल्स, ये वो इन चीज़ों का किसी चीज़ का शौक नहीं है। मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस मोड्स पसंद है। तो परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहली चीज़ जो जनरली कोई भी कर सकता है वो है एयर फिल्टर और एग्जॉस्ट। ये सबसे बेसिक चीज़ है जो आप कर सकते हो, और अगर ये आपकी कार के साथ कंपैटिबल है तो ये कोई भी नुकसान करते नहीं है सच। ठीक है, इनका फ़ायदा ही होगा। फिल्टर का फ़ायदा ये है कि वो अच्छे से एयर को फिल्टर करके ज़्यादा फ्लो एयर का इंजन में देगा, और एग्जॉस्ट वो है उसी कंबस्टेड जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं उनको अच्छे से फ्री फ्लो के तरीके से बाहर निकाल देगा। सो सिंपल सा ये लॉजिक है। हाँ, इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं पर वो इतने मिनिमल है कि एक नॉर्मल लेमैन को फालतू जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगवानी है ये चीज़ें तो आप टेंशन फ्री होकर लगवा सकते हो। तो ये कौन सी कंपनी का है, कितने का है? ये किसी कंपनी का नहीं है, ये कस्टम एग्जॉस्ट है। ओके। कोई कोई कंपनी इंडिया में इस इंजन के लिए कोई भी एग्जॉस्ट ऑफर करती नहीं है। जितने भी बड़े ब्रांड्स हम सुनते हैं, एक्रापोविच वगैरह जो भी है, ये सब इस इंजन के लिए कोई भी ऐसा एग्जॉस्ट इंडिया में कोई नहीं ऑफर करता है। ओके। तो एक कस्टम एग्जॉस्ट है, मैंने दिल्ली से लगवाया था ये, और कार लेने के आई गेस 2 महीने के अंदर ही लगवा लिया था। मैंने बस वेट किया था कि 1000 किलोमीटर कार को चला लूं, इंजन थोड़ा सा एक्लेमेटाइज हो जाए यहाँ के वेदर, डस्ट और इन सब कंडीशंस के लिए। एक बार ECU इंजन अगर अपना थोड़ा सेटल हो जाएगा, उसे पता होगा किस कंडीशंस में चल रही है गाड़ी, तो उसके बाद मैं लगवाऊंगा। उसके बाद मैंने लगवाया और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20,000 के अराउंड का ये था। सिर्फ 20,000 रुपये का था ये? बिल्कुल ठीक। और एयर फिल्टर भी चेंज कराया आपने? नहीं, एयर फिल्टर चेंज नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये चेंज कराया है। शक्ल दिखा देता हूँ, ये बस एंड में लगा हुआ है कि अंदर से? नहीं, ये कैटबैक एग्जॉस्ट है जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर से पीछे तक इसमें एक रेजोनेटर डिलीट है, मफलर डिलीट है, और उसके बाद ये टिप्स लगी हुई हैं। ठीक है। कार को मतलब बेसिकली एग्जॉस्ट में मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। इंजन के सिलेंडर से पहले डाउन पाइप निकलता है, डाउन पाइप के बाद से डाउन पाइप के अंदर एक कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। ओके। जो कि कुछ हार्मफुल गैसेस को फिल्टर करता है ताकि वो एटमॉस्फेयर ना आ पाए, में ना आ पाए। फिर उसके बाद एक सेकेंडरी कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। उसके बाद मफलर और रेजोनेटर होते हैं जो कि बेसिकली आवाज़ को कम करते हैं गाड़ी की, साइलेंट करते हैं आवाज़, इसलिए उसे साइलेंसर कहा जाता है बेसिकली लेमन टर्म्स में। तो मैंने बेसिकली जो सेकेंडरी कैटालिटिक कन्वर्टर है उसके पीछे से सारा जो पाइप है वो पूरा डिलीट करा के एक स्ट्रेट पाइप स्टेनलेस स्टील का 305 SS ग्रेड का लगवाया है, और वो सीधा पीछे से यहाँ तक आ रहा है। उसमें प्रॉपर फिटिंग है, सब कुछ सही है। एक वेल्डिंग है और बाकी बोल्ट ऑन है। उसके सिवा ये एग्जॉस्ट टिप्स हैं जो अलग से मेरे ख्याल से 5,000 के करीब की थी, वो 20,000 में इंक्लूडेड है। चलो, साउंड में तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुई कि ये सिर्फ कानों को नहीं सुनाई देती, दिल को भी फील होती है। एग्जैक्टली। बट इंजन परफॉर्मेंस पे इसकी वजह से कोई दिक्कत या डाउन या अप? नहीं, इसमें एज सच कभी भी एग्जॉस्ट से इंजन परफॉर्मेंस पे कोई बुरा इफेक्ट नहीं आता है। हमेशा पावर बढ़ती ही है। ठीक है। या फिलहाल इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, ये ना बढ़ रही है ना घट रही है, क्योंकि ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं है, ये कैटबैक एग्जॉस्ट है। और अगर बात करें इसकी वजह से माइलेज पे कोई इफेक्ट है? लोग मानते हैं कि एग्जॉस्ट से माइलेज पे कोई इफेक्ट आएगा, बट उसका एक रीज़न है। एज सच एग्जॉस्ट कुछ नहीं करता कि जिससे माइलेज घट जाए, पर आपकी गाड़ी में अगर एग्जॉस्ट होगा और वो अच्छा साउंड कर रहा होगा तो आप डेफिनेटली रेव तो करोगे ही। सही बात है। आप रेव करके देखोगे, हाई आरपीएम पे। एग्जैक्टली। आप गाड़ी चलाते हुए भी थोड़ी हायर आरपीएम पे चलाओगे। जब गाड़ी हाई आरपीएम पे चलेगी तो फ्यूल तो कंज्यूम करेगी। ठीक। बस अगर आपको सेल्फ कंट्रोल है तो वो सेम है, उसमें कोई चक्कर। तो अभी फिलहाल आपकी सिटी और हाईवे माइलेज क्या चल रही है? यार ये बड़ा ना डिबेटेबल सी चीज़ है। कोई कहता है कि बहुत अच्छी है, किसी को बहुत कम आती है। मेरी जो मतलब पर्सनल ऑब्जर्वेशन रही है वो कुछ ऐसा है कि अराउंड 12 to 14 इंक्लूडिंग सिटी एंड हाईवे मिक्स्ड। ठीक है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैंने इसमें 95 ऑक्टेन फुल करा के और फिर मैंने कैलकुलेट किया प्रॉपर्ली। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो सिटी में हमेशा 10 से नीचे एवरेज दिखाता है, 8.5 9। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे रोड्स होंगे, एक स्लो चला रहे होगे आप कांस्टेंट स्पीड पे तो मैक्सिमम 11-12 दिखा देगा, बट वो रियल लाइफ में ऐसा रिफ्लेक्ट होता नहीं है। सब 10 रहती है इसकी लोकली, और हाईवे पे 15 के अराउंड रहती है। इन केस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस की मतलब आप यहाँ से अपना जयपुर जा रहे हो या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कहीं निकल गए, कोई भी लंबे रास्ते पे निकल गए, 80-90 पे क्रूज कर रहे हो तो ये 20 के अराउंड भी दिखा देती है, बट आई डोंट ट्रस्ट दैट। ठीक है, ट्रस्ट करने वाली जो चीज़ है वो यही है कि नॉर्मली 12 से 14
मिक्स सिटी और हाईवे को मिला के। सही बात है। इसके अंदर आपने फीचर्स अनलॉक कराए हैं। हाँ ठीक है, पहली चीज़ तो ये मैं आप मोटा मोटा सबको दिखा देता हूँ। हमारे चैनल पे एक वीडियो भी अवेलेबल है जिसमें सारे फीचर्स क्या क्या अनलॉक होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, सब दिखा रखा है। इसके अंदर देखो आपको नया यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जिसके अंदर ऊपर आरपीएम है। स्टीयरिंग के यहाँ पे डिग्रीज बने हुए हैं, अगर इसे मैं मोड़ता हूँ स्टीयरिंग दिखाता है। उसके अलावा ऑडियो सिस्टम में भी चेंजेस हो जाते हैं। आप एक बार दिखा सकते हैं क्या क्या चेंज हुआ है फीचर अनलॉक में? बेसिकली इसमें अब एसी यहीं से ही कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, पहले एसी सिर्फ एसी के क्लस्टर से ही होता था, अब ये सब चीज़ें भी अवेलेबल हैं। उसके सिवा कुछ एडिशनल डिस्प्लेज हैं। नॉर्मली हम जैसे ये होम डिस्प्ले है, इसके सिवा ये सब कुछ ऐड हो जाता है। ऑफ रोडिंग डिस्प्ले, स्पोर्ट डिस्प्ले, टर्बो कब एक्टिवेट हो रहा है। एग्जैक्टली ये ऑफ रोडिंग हो गया। ये स्पोर्ट्स डिस्प्ले है, इसमें दिखाएगा कि कितना बूस्ट इस टाइम इंजन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या गियर है, कितना आरपीएम है, कितनी स्पीड है। इसके सिवा ये फ्यूल कंजम्पशन दिखा रहा है, और ये नॉर्मली आप देख ही लो क्या ही दिख रही है। ठीक है, तो ये रियलिटी है, इस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। 12.6 क्योंकि इतने के अराउंड 12.5 से 14 के अराउंड ही मुझे मिल रही है। तो आपने कितने रुपए में कितने फीचर्स अनलॉक कराए? मैंने वही 5,500 रुपये में ऑलमोस्ट 34 फीचर्स थे शायद। पर मेरे पास वही ऑप्शन था कि इन केस फीचर्स बढ़ते हैं, अगर अब इस टाइम फीचर्स बढ़े हुए हैं, जैसे मैंने आपके चैनल पे वीडियो देखा उसमें अब शायद 40 फीचर्स अब वो ऑफर कर रहे हैं, तो मैं उसी से वापस कांटेक्ट करके वो फीचर्स ऐड ऑन करवा सकता हूँ। तो ये जो 5500 रुपये लग के फीचर्स अनलॉक होते हैं, इतने सारे, हाँ, जिसमें कहते हैं कि वारंटी तो वॉइड होती नहीं, हाँ, क्या ये वर्थ इट है या ये गिमिक फीचर्स है? मेरे लिए मैंने बताया कि मैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंसान हूँ, तो मुझे ये चीज़ें गिमिक ही लगती हैं। नॉट वर्थ 5,500 रुपीज़, बट हाँ गुड टू हैव है। अगर 1-2 हज़ार में हो तो बढ़िया था, अदरवाइज ओवर प्राइस्ड है, मेरा मानना ये है। हाँ, इतने आप एंथुसियास्ट हो, आपने कार को ट्यून क्यों नहीं कराया स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3? यार ट्यूनिंग का ऐसा है, इसका ट्यून एक तो अच्छा सा अवेलेबल नहीं है इंडिया में। ठीक है, काफ़ी अच्छे ट्यूनर्स हैं हमारे इंडिया में इस टाइम। ठीक है, पर उनके पास भी इसका ECU अनलॉक नहीं है। जिन लोगों ने इसका अभी तक ट्यूनिंग कराई है वो बेसिकली क्या करते हैं, गैरेज को अपना गाड़ी का ECU देते हैं। ठीक है, तो वो गैरेज यूके मतलब यूरोप में जहाँ पर भी बेचते हैं ये लोग, जहाँ पर भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, यूरोप में जाएगा ECU, वहाँ पे अनलॉक होगा, या वहीं पे ही इस इंजन का कोई और ECU यहाँ पे आ जाएगा। अब एग्जैक्ट ट्रेड पता नहीं है कि वो इसी ECU को भेज के अनलॉक कराते हैं या इसको मतलब कहीं पे सेल कर देते हैं और वहां से एक नया ECU खरीद लेते हैं। ठीक है, पर समझदारी की बात यही है कि अगर बाहर से एक आप नया ECU खरीदोगे, कौन बेफालतू में यहाँ से कोरियर करेगा, वहां से फिर दूसरा इसको अनलॉक करके मंगाएगा, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इस सब का कॉस्ट प्लस ट्यूनिंग 90,000 रुपीज है। तो बेसिकली 90,000 में आप अपने इंजन की पावर बढ़ा रहे हो। ठीक है, और कितनी? यार ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है। कुछ यूट्यूबर्स ने भी ये सब किया है, पर हर कोई क्लेम करता है, किसी ने डायनो रन ही नहीं किया है। डायनो पे बेसिकली पता लगता है आपकी कार कितनी पावर प्रोड्यूस कर रही है। पर अगर आपने डायनो रन ही नहीं किया है और उसके बाद आप कोई कहता है 185, कोई कह रहा है 200, कोई 200 से भी ऊपर बोल रहा है, वो सब बोगस है। जब तक कार किसी डायनो पे नहीं चलेगी, उसमें फिगर्स नहीं आएंगे, कंप्यूटर नहीं दिखाएगा कि कितनी पावर और कितना टॉर्क इंजन प्रोड्यूस कर रहा है, तब तक ये सब बोगस है। तो मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि कब इंडिया में ECU अनलॉक होगा, कब एक ढंग का ट्यून आएगा, कब कोई इस ट्यून को डायनो पे अपना प्रूव करके दिखाएगा, फिर डेफिनेटली कराएंगे। ठीक, इस कार की टॉप स्पीड आपने अब तक कितनी चलाई है? वैसे मैं ओवर स्पीडिंग करता नहीं हूँ, एक ही बार मैंने ट्राई किया है, वो 203 चलाई है मैंने। हाँ, जाती भी इतनी है। हाँ शायद लॉक्ड है उसके बाद। हाँ, या इंजन इतना ही परफॉर्म करता नहीं, है। कुछ लोगों ने जिन्होंने ट्यून कराई है उनका मैंने देखा है 220 तक, 225 तक भी चली जाती है। हाँ, ठीक, ऑल ओवर अगर गाड़ी की बात करें, टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग या एक्सटर्नली कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको लगता हो ये इम्प्रूवमेंट मांगती है? टायर्स बेटर हो सकते थे। ठीक है, टायर्स ठीक है, MRF के टायर्स है, बस काम चलाऊ है। प्रेफरेबली मैं मिशलिन के टायर्स यूज़ करता, मुझे सबसे बढ़िया वही लगते हैं। ठीक है, रोड नॉइस भी कम है, ग्रिप भी बहुत अच्छी है, तो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए वो बेस्ट टायर्स हैं। उसके सिवा सस्पेंशन
काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इससे पहले होंडा सिटी थी मेरे घर पे, तो फैमिली कार ही रही है, पर वो मैंने काफ़ी चलाई है। पर उसका सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट था, कंफर्ट के लिए बहुत अच्छा है, वो लॉन्ग जर्नीज़ के लिए बहुत सही है, बट वो इतना डायनामिक नहीं था। ये थोड़ा स्टिफ है सस्पेंशन, तो ये चलाने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, स्टेबल है। हाँ स्टेबल है, कॉर्नरिंग अच्छी है, अगर आप स्पीड में होते हो गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहती है, कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है कार, उस चीज़ में बढ़िया। ब्रेकिंग, फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम, हाँ ब्रेकिंग अच्छी है। ये थोड़ा सा टैबू है, लोगों को लगता है कि डिस्क, पीछे भी डिस्क, हाँ मुझे भी लगता है डिस्क होनी चाहिए थी, वो एस्थेटिकली बेटर लगती है, सुंदर लगती है डिस्क एक, पर डिस्क नहीं भी है तो ड्रम की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इनसाइड की अगर बात करूं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, म्यूजिक सिस्टम है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन अच्छी है, एसी है, स्टीयरिंग है, इनमें से कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट में जाती है? इन सब चीज़ों से मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। मैं बस एक चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा मतलब डाउटफुल था, इसकी फिट एंड फिनिश। ऑल्दो जो क्वालिटी वैसे है चीज़ों की, काफ़ी टफ है, काफ़ी सॉलिड है, बट अंदर जो जैसे छोटे मोटे पैनल्स है, कुछ प्लास्टिक्स है, उनकी हल्की क्रैकिंग स्क्वीलिंग आवाज़ आती है थोड़ी बहुत, वो कुछ खास इशू नहीं है। मतलब उनकी जैसे थोड़ा बहुत ये है। हाँ हाँ, ये जैसे ये चीज़ ये बहुत हल्का हल्का सा ऐसा कुछ है, इनकी आती है। हाँ, स्टीयरिंग परफॉर्मेंस एंड ऑल ओवर एवरीथिंग सब। स्टीयरिंग फील बहुत ही डिसेंट है, बहुत अच्छा लगता है स्टीयरिंग यूज करते हुए। और जो लेदरेट है सीट का बहुत अच्छा है, सीट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बोल्स्टरिंग बहुत अच्छी है, और इसकी वेंटिलेटेड सीट्स टॉप नॉच है, वो वेंटिलेटेड सीट्स भी अच्छी है। हाँ तो इस टाइम पे जैसे बहुत गर्मी है, और कुछ टाइम बाद वैसे मॉनसून में बहुत ज्यादा मॉइस्ट हो जाएगा, तो काफी डिसेंट है। हाँ, एसी को लेके आपकी कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरा 1.5 में तो नहीं है। हाँ। तो इतनी सारी अंदर की बाहर की बात करने के बाद अब एक फाइनल बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जाओ, इतनी इन डेप्थ नॉलेज के लिए सर का थैंक यू करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और कमेंट करो जो भी फ्यूचर में हमसे एक्सपेक्ट करते हो, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो सर इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद अब एक फाइनल बात बता दो कि वर्टस को लेके सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सबको क्या कहोगे? ये लें ना लें, पैसा लगाएं ना लगाएं? मैं बहुत ज़्यादा सुखी हूँ इस कार से। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी नाइस चॉइस। मुझे आज भी, मैं सेम बजट में मैं कोई और कार चूज़ नहीं करूँगा, मुझे बहुत पसंद है, तो मस्ट बाय है, कोई भी लेना चाहेगा। हाँ बस ये सोच के लेनी चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच आर डिफ़िकल्ट टू लिव विद, जैसे इसकी माइलेज और थोड़े फीचर्स कम है। मुझे फीचर से मतलब है नहीं, माइलेज के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। और जो मैंने माइलेज बताई है बाय द वे, वो 95 ऑक्टेन में है, वो नॉर्मल फ्यूल में नहीं है। मैं इसमें हमेशा 95 ही डलवाता हूँ। बढ़िया बढ़िया। हाँ। स्पेयर पार्ट कभी कोई चेंज हुआ? ना, कुछ ब्रेक पैड ये वो नहीं, अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ ना? 36,000 तक अभी इसमें कोई फॉल्ट नहीं आया, किसी चीज़ की कुछ जरूरत नहीं। सर्विस पैक आपके पास होगा ही? नहीं, सर्विस पैक नहीं है, मैं नॉर्मली सर्विस कराता हूँ। कितने लगते हैं नॉर्मल वाली वे, बता दो? 8-8,500 रुपये बस। 15,000 किलोमीटर की सर्विस? 15,000, हर 15,000 पे सर्विस होती है, 8-8.5 लगते हैं। 2 सर्विसेज मैं करा चुका हूँ, एक 15,000 पे, एक 30,000 पे। तो नेक्स्ट सर्विस मेरी 45 पे होगी। उसके लिए मुझे पहले ही बता दिया गया है कि सर वो सर्विस आपकी महंगी होगी। कितनी? उसमें मुझे 14,000 के करीब, हाँ अंदाजन बताया, ये मतलब डेफिनेट नहीं है। तो उसमें एक्चुअली शायद ब्रेक पैड्स बदले जाएंगे, उसमें स्पार्क प्लग्स भी बदले जाएंगे शायद। ठीक है, तो वो मेन खर्चा है, बाकी वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर अच्छी कार चलानी है, थोड़े मजे चाहिए, तो ये सब चीजें तो चलती हैं। थैंक यू सर, मजा आ गया आपसे लेके। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना भूल गया, ये एग्जॉस्ट लगा, उसकी वजह से इनसाइड कैबिन में कितना सर दर्द होता है? सुन के देखते हैं। चले सर, चलो।